हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। चलते हैं बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर जो कि पूछा जा रहा है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है नागेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, निर्मला जैन, देवेंद्र नाथ शर्मा। तो इसका जो सही जवाब है, कई बच्चों ने इसका सही जवाब दे दिया है। सही जवाब है ऑप्शन डी, देवेंद्र नाथ शर्मा। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की पुस्तक जिन्होंने लिखा है देवेंद्र नाथ शर्मा ने लिखा है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पुस्तक का बहुत बड़ा नाम दिखाई पड़ रहा है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, भगीरथ मिश्र, निर्मला जैन। तो इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब आप लोगों ने देना शुरू कर दिया है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन है। एक बार जरूर कमेंट्स कर बताइए कि आवाज और स्क्रीन क्लियर दिख रही हो, तो फिर हम लगातार प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे, मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब है, आप लोग लगातार ऑब्जेक्टिव किताबों को पढ़ते होंगे, बहुत सारी किताबों को आपने रट कर रख लिया होगा, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दूसरे क्वेश्चन का बहुत संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं आ रहा है। सही जवाब इसका है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है भगीरथ मिश्र ने लिखा है पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद। ध्यान में रखें, यहाँ पर भगीरथ मिश्र इनका नाम है। कई बच्चे जल्दीबाजी में इसको भागीरथ मिश्र बोल देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। कई बार इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है, अगर आप भागीरथ मिश्र कहते हैं तो फिर इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि क्या सही में बताओ भागीरथ है या फिर भगीरथ है। ये आपको बहुत कम जगह बताने के लिए कोई ऐसा टीचर मिलेगा, क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते हैं। और क्योंकि हमने इन सारी चीज़ों पर काफ़ी डीपली रिसर्च करने की कोशिश की है और अनुभव के आधार पर मैं बताता रहता हूँ, ताकि आप किसी भी एंगल से कहीं न फंसें। सही जवाब हो गया इस आंसर प्रश्न का भगीरथ मिश्र। चलते हैं अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र कोश आलोचना का अवधारणात्मूलक शब्द विधान पुस्तक के लेखक कौन है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र कोश आलोचना का अवधारणामूलक शब्द विधान पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया है सत्यदेव मिश्र, भगीरथ मिश्र, निर्मला जैन, देवेंद्र नाथ शर्मा। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन ए, सत्यदेव मिश्र नाम के लेखक हैं, जिन्होंने की पाश्चात्य काव्य शास्त्र कोश। आमतौर पर आपने किताबों का नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ पर पाश्चात्य काव्य शास्त्र कोश नाम से इन्होंने बुक लिखी हुई है, जो है सत्यदेव मिश्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है जो कि पुस्तक से ही संबंधित है। पाश्चात्य साहित्य चिंतन पुस्तक के लेखक हैं। पाश्चात्य साहित्य चिंतन नाम के पुस्तक किसने लिखा है। ऑप्शन दिया गया है सत्यदेव मिश्र, भगीरथ मिश्र, निर्मला जैन, देवेंद्र नाथ शर्मा। ऑप्शन वही है, इसका आंसर बस अलग है। किसने लिखा है, आप लोगों ने इस बुक को पढ़ा भी होगा, आपके पास होगी भी ये बुक। सही जवाब इसका, हाँ, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, खासतौर से रीतम ने इसका सबसे पहले यहाँ पर सही जवाब दिया है। बाकी इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, निर्मला जैन। निर्मला जैन की 2 पुस्तकें आपको मार्केट में दिखाई पड़ती हैं, पाश्चात्य साहित्य चिंतन निर्मला जैन, और एक इन्होंने कुसुम बाठिया के साथ मिलकर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए, 2 लोगों ने मिलकर एक बुक लिखी है और यहाँ पर निर्मला जैन ने पाश्चात्य साहित्य चिंतन नाम से एक बुक लिखी है। तो दोनों बुक्स को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा का विकास कब से माना जाता है। अगर हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र या काव्य चिंतन की बात करें तो इसकी शुरुआत कब से होती है। ऑप्शन दिया गया है 2री सदी, 3री सदी ईसा पूर्व, 4ठी सदी ईसा पूर्व, 5वीं सदी ईसा पूर्व। सब ईसा पूर्व में दिए गए ऑप्शन है। तो इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है पाश्चात्य काव्यशास्त्र की। ध्यान रखिए, कई बच्चे इसका आंसर भारतीय काव्यशास्त्र के आधार पर दे रहे हैं, लेकिन भारतीय काव्यशास्त्र पाश्चात्य काव्यशास्त्र की जो शुरुआत है सब अलग अलग है। यहाँ पर इसका जो सही जवाब है, कई बच्चों ने सही जवाब दे दिया ऑप्शन डी, 5वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास से इसकी
परंपरा का विकास माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि प्लेटो का समय माना जाता है, यानी कि प्लेटो का समय कब से कब तक माना जाता है। ऑप्शन दिया गया 428 से 348 ईसा पूर्व, 427 से 347 ईसा पूर्व, 426 से 346 ईसा पूर्व, 425 से 345 ईसा पूर्व। तो आप देख रहे हैं कि बस अंकों का एक एक साल का अंतर है दोनों तरफ से। अब इसको एकदम से क्लियर आपका जब रहेगा तभी इसका सही जवाब यहाँ पर आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 427 ईसा पूर्व से लेकर 347 ईसा पूर्व। हालांकि कई किताबों में ये ए वाला ऑप्शन भी दिया रहता है। ठीक है, कई बच्चे ए बता रहे हैं, तो कुछ बुक्स में ये भी दिया गया है, और ज़्यादातर बुक्स में 427 से लेकर 347 ईसा पूर्व दोनों दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जानते हैं कई बार जो आंसर होते हैं एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी ध्यान में रखिए कि 428 ईसा पूर्व से लेकर 348 ईसा पूर्व को भी ध्यान में रखिए, और 427 से लेकर 347 ईसा पूर्व के भी ध्यान में रखिए। हालांकि अभी जो मैं इसका आंसर इस प्रैक्टिस सेट में दे रहा हूं, ऑप्शन बी को मैं 100% सही मान रहा हूं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्लेटो के काव्य सिद्धांत का नाम है। प्लेटो के काव्य सिद्धांत का क्या नाम है। ऑप्शन दिया गया है, अनुकरण का सिद्धांत, त्रासदी का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत, कल्पना का सिद्धांत। तो जैसे ही अरस्तु प्लेटो का नाम आता है और उनके काव्य सिद्धांत के बारे में आता है, तो आपके दिमाग में तुरंत छप गया होगा कि कौन सा इसका सही आंसर है। बिल्कुल आप लोगों ने इसका सही जवाब दिया है कि ऑप्शन ए, अनुकरण का सिद्धांत। जो भी विकल्प दिया गया उसमें प्लेटो का है, और बाकी जितने भी सिद्धांत हैं वो सब अलग विचारक का है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको देखना है, बस पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि एक व्यवस्थित शास्त्र के रूप में पाश्चात्य साहित्यालोचन की पहली झलक किस पुस्तक से मिलती है। यानी कि शुरुआत तो इसकी 5वीं सदी ईसा पूर्व से मानी जाती है, लेकिन अगर बात करें तो किस पुस्तक से इसकी पहली झलक दिखाई पड़ती है। ऑप्शन दिया गया है, इओन नामक संवाद से, रिपब्लिक से, पेरिपोएटिक्स से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है कि प्लेटो की एक बुक है इओन, जिसके संवाद से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि प्लेटो के संदर्भ में सही नहीं है। ये ऐसा प्रश्न है कि पूरा निचोड़ ही आपको प्लेटो का मिल जाएगा। सामान्य तौर पर अगर आपसे बोल दिया जाए कि प्लेटो के ऊपर 5 मिनट आप बोलिए, तो आप बोल सकते हैं। पूछा जा रहा है कि यूनान का प्लेटो के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था, वह सुकरात का शिष्य तथा अरस्तु का गुरु था, यूरोप में ध्वनियों के वर्गीकरण का श्रेय प्लेटो को ही है, विरेचन का सिद्धांत दिया था। तो इसमें से कौन सा चीज सही नहीं है, असत्य है, वो हमें बताना है। अच्छा, कई बच्चे कमेंट्स कर कई बार हतोत्साहित कमेंट्स करते हैं, हालांकि उन पे मुझे नहीं ध्यान देना चाहिए, लेकिन मैं बता दूं कि घर पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना, प्रैक्टिस सेट गाइड से सॉल्व करना, लाइव क्लास में सॉल्व करना और एग्जाम हॉल में सॉल्व करने में सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो इसलिए आप लोग 15 सेकेंड के रील को देखने में 1.5 घंटा 2 घंटा खत्म कर देते होंगे, और इस प्रैक्टिस सेट में अगर 1 घंटा लगाकर समय दे रहे हैं, तो कई बच्चे लिखते हैं कि आप क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए और बाकी चीज़ों पर बातचीत मत कीजिए। तो ये नैतिकता के खिलाफ है। मुझे ये सब थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि इतने व्यस्तता के बावजूद भी आप लोगों को समय निकाल कर मैं पढ़ाता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई पेड कोर्सेज आपका लिया हुआ है और आपका समय बर्बाद हो रहा है। मेरा इंटरेस्ट है, आप सभी का इंटरेस्ट है, तो हम लोग मिलजुल कर पढ़ते हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैंने जहाँ से भी पढ़ाई की है और जो भी सटीक पढ़ाई की है उसका अनुभव भी आपको बताऊं, और उन अनुभवों के माध्यम से आप अपने जीवन में सतर्कता लाएं। तो प्लीज़ इस तरीके की कोई बातें ना करें जिससे कि थोड़ा सा हृदय को चोट पहुँचे। फिलहाल बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसका सही जवाब यहाँ पर बता दिया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि विरेचन का सिद्धांत प्लेटो ने नहीं दिया था। बाकी जितनी भी सारी चीजें यहाँ पर वो सब किससे है, प्लेटो से जुड़ी हुई है। चलिए आगे बातचीत करते हैं। आप लोगों के हौसला अफजाई के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर हौसला बढ़ाए, धन्यवाद आप सभी का। आगे बातचीत करते हैं, प्लेटो किस प्रकृति का दार्शनिक था।
या फिर विचारक था। क्योंकि वर्तमान समय में दर्शन शास्त्र और दार्शनिकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन एक जमाना था जब यूनान में जो कुछ ऐसे दार्शनिक थे जो कई चीज़ों के जन्मदाता भी माने जाते हैं, चाहे वो प्लेटो हो चाहे अरस्तु हो। ठीक है, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, जीव विज्ञान पढ़ेंगे तो अरस्तु को इसमें सबसे ज़्यादा योगदान दिया जाता है। और ये लोग ऐसे थे कि कई विधाओं में बहुत ही ये लोग सोच विचार करके अपना निर्णय देते थे, विचार देते थे। तो किस तरीके के ये दार्शनिक थे, यहाँ पर बातचीत की गई है। पूछा जा रहा है कि प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे, जयवादी थे, मार्क्सवादी थे या फिर अस्तित्ववादी थे। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, क्वेश्चन 10 का सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दे दिया है कि प्रत्ययवादी या फिर आत्मवादी दार्शनिक थे। जिन लोगों ने फिलॉसफी पढ़ा होगा, प्रत्यय को अंग्रेजी में कहा जाता है आइडिया। ठीक है, तो कई बार इसको आइडियलिज्म भी कहा जाता है, तो ध्यान में रखिए इस चीज को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि प्रत्यय या विचार ही चरम सत्य है, वह शाश्वत और अखंड है तथा ईश्वर उसका सृष्टा है, किसका कथन है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि प्रत्यय या विचार ही चरम सत्य है, वह शाश्वत और अखंड है तथा ईश्वर उसका सृष्टा है। इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि विचार देने वालों को मारा जा सकता है, लेकिन उसके विचार को नहीं मारा जा सकता है। कई बार आपने सुना होगा कि गांधी को मारा जा सकता है, लेकिन गांधीवाद या उसके विचार को नहीं मारा जा सकता है। इसी तरीके से अंबेडकर, जितने भी लोगों ने अपने सोसाइटी के लिए कुछ किया है, तो यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि प्रत्यय विचार ही चरम सत्य है, वह शाश्वत है, अखंड है तथा ईश्वर उसका सृष्टा है, किसका कथन है। बहुत पहले इस बात को किसने कहा था। ऑप्शन दिया गया सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, लोंगिनुस या फिर लोंजाइनस इनका नाम है। तो आप लोगों ने इसका सही जवाब दे दिया कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, प्लेटो। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। प्लेटो का मानना था, जैसे कई बार एग्जाम में आप जाएंगे इतना ही दूर पूछ लेगा कि प्रत्यय या विचार ही चरम सत्य है, प्रत्यय या विचार ही चरम सत्य है, किसका कथन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो प्लेटो होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है तथा कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है, किसका कथन है। वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है तथा कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है, ये किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस। ऑप्शन वही है, और इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 12 का कि वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है तथा कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है, किसने माना है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, प्लेटो ने इस चीज को माना है। अगला प्रश्न है, कला जगत अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है, क्योंकि अनुकरण असत्य होता है, किसका कथन है। कला जगत अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है। कई बच्चे कमेंट्स करके लिखते हैं कि सर हमने किसी बुक में पढ़ा था कि 2 गुना दूर है, लेकिन आपने एक वीडियो में बताया कि 3 गुना दूर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने रखा गया है कि कला जगत अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूरी पर है, क्योंकि अनुकरण असत्य होता है, किसका कथन है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो गया प्लेटो। ठीक है, तो इस 3 गुना को जरूर अपने ध्यान में रखिए। कई बार अलग तरीके से भी सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे कि 14वां नंबर का जो सवाल है उसी से जुड़ता हुआ है कि कवि सत्य के अनुकरण का अनुकरण करता है, जो सत्य से त्रिधा अपेत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं 3 रिमूव है, किसका कथन है। तो जाहिर सी बात है कि इसका भी जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लेटो। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल नहीं है, प्लेटो के महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल नहीं है। आप जब देखेंगे तो प्लेटो के लगभग 8 से 10 रचनाएं मिलती हैं जो उपलब्ध हैं, उसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में जो रचना दी गई है वो प्लेटो की नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है इयोन, गणतंत्र, लाज, पेरिपोएटिक्स। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो गया। पेरिपोएटिक्स नाम की जो रचना है वो प्लेटो की नहीं है, बाकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सब प्लेटो की हैं।
यहाँ गणतंत्र दिया गया जो कि रिपब्लिक इसका अंग्रेजी हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं जो कि एक दो बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है और आपने प्रैक्टिस सेट में और सेल्फ स्टडी के माध्यम से इस प्रश्न को देखा भी होगा। पूछा जा रहा है कि दासता मृत्यु से भी भयावह है, किसका कथन है। ये बहुत ही बड़ा एक तरीके से बड़ी बात कही जा रही है कि दासता जो है, गुलामी जो होती है वो मृत्यु से भी भयावह होती है। गुलामी अगर करनी है तो उससे बढ़िया है कि आदमी मृत्यु को प्राप्त कर ले। तो दासता मृत्यु से भी भयावह है, किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या फिर लोंजाइनस। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि ये भी कथन प्लेटो द्वारा ही कहा गया है। तो इस तरीके से लगातार हमने जो 4-5 क्वेश्चंस देखे हैं ऊपर से, वो सब प्लेटो से संबंधित है। इस तरीके से आपके दिमाग में प्लेटो से संबंधित कुछ फैक्चुअल जानकारियां बैठ गई होंगी। अगला प्रश्न है, यूनान से जुड़ा हुआ काव्य शास्त्री नहीं है। क्रिएटिव ढंग का प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूनान देश से जुड़ा हुआ कौन सा काव्य शास्त्री नहीं है। ऑप्शन दिया गया है प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसमें से कौन सा ऐसा काव्य शास्त्री है जो कि यूनान से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि शुरुआत पाश्चात्य काव्य शास्त्र की यूनान से हुई है और लगातार उसके जो विचारक रहे हैं उसमें से कौन नहीं है। आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब पकड़ लिया है कि ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि यूनान से नहीं है। बाकी तीनों जो ऊपर के विचारक दिए गए हैं वो सब यूनान से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अब सवाल पूछा जा रहा है कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ यूनान से नहीं है तो फिर किस देश के हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ का संबंध किस देश से है। ये प्रश्न देखने में इजी आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये ही कई बार घातक साबित हो सकता है कि हमने क्यों नहीं सिद्धांतों और विषय वस्तुओं के अलावा किस देश का है इसको पढ़ लिया। तो ये प्रैक्टिस सेट उसी दृष्टि को प्रदान करने के लिए है। बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मैं खुद से बनाकर आप सभी को बता रहा हूँ। हम भी कहीं से अध्ययन करते हैं फिर उसको बताने की कोशिश करते हैं। बातों में आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बता दिया कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं। कई बच्चे इटली बता रहे हैं, तो वो क्लियर कर लें कि विलियम वर्ड्सवर्थ कहाँ से हैं, इंग्लैंड से हैं। तो आप देख रहे हैं कि सीधे यूनान से निकलते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ जो इंग्लैंड के हैं उन्होंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया हुआ। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि द प्रेल्यूड किसका ग्रंथ है। द प्रेल्यूड किसका ग्रंथ है। ऑप्शन दिया गया है प्लेटो, अरस्तु, कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो हो सकता है कि आप लोग जान रहे हैं कि आज किन किन विचारकों पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये फला की रचना है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि उन फाइनल 100 प्रश्नों में जब हम शामिल होंगे, जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें आपको सही जवाब देना है। द प्रेल्यूड सही जवाब आप लोगों ने बताया विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है थोड़ा सा बड़ा प्रश्न। पूछा जा रहा है कि लिरिकल बैलेड्स के संदर्भ में सही नहीं है। लिरिकल बैलेड्स के संबंध में सही बात कौन सी नहीं है। ऑप्शन दिया गया इसके 3 संस्करण प्रकाशित हुए, इसकी भूमिका को वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल माना जाता है, इसको स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर इसे लिखा था। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है कि जो सही नहीं है लिरिकल बैलेड्स के बारे में। ठीक है, 1798 ईस्वी के आसपास में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके कितने संस्करण निकले हुए हैं। अगर आप लोगों ने डीपली पढ़ा होगा तो जरूर इसका सही जवाब बता देंगे। सही जवाब यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है सबसे पहले दिया है विजय चौहान। विजय चौहान और भूमिका ने इसका सही जवाब दिया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। 3 संस्करण दिए गए हैं जो कि गलत है, इसके 4 संस्करण मिलते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बाकी लिरिकल बैलेड्स की भूमिका वर्ड्सवर्थ ने लिखी जो कि उनकी आलोचना का मूल माना जाता है, इसको स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन की घोषणा पत्र भी माना जाता है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। और वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर लिखा था, क्योंकि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों मित्र थे और 1795 ईस्वी के आसपास में एक दूसरे से मिले थे। बाद में इन्होंने चल के लिरिकल बैलेड्स लिखा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स वाला प्रश्न था, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था, इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं।
अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, किसका कथन है? कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिया गया है प्लेटो, अरस्तु, कालरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो किसने कहा है इस बात को? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संदर्भ में किस चीज पर विचार नहीं किया था? वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संबंध में किस पर विचार नहीं किया है? तो ये भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है कि किस पर नहीं विचार किया है। ऑप्शन दिया गया है, काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना, काव्य और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है, भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है, काव्य और गद्य में अंतर केवल रस के कारण होता है। तो किस चीज पर विचार नहीं किया है वर्ड्सवर्थ ने? तो इसका जो सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही जवाब है, आप लोगों ने अगर सीरियसली ऑप्शन को देख लिया होगा तो सही जवाब आप बता देंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बाकी ऊपर के जितने भी ऑप्शन हैं वो क्या है, उस पर विचार किया है उन्होंने, ठीक है, लेकिन डी वाला जो ऑप्शन दिया गया उसमें सही बात नहीं है कि काव्य और गद्य में अंतर केवल रस के माध्यम से होता है। रस के स्थान पर उन्होंने छंद का प्रयोग किया है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाए कि काव्य और गद्य में किस चीज का अंतर है, तो आप बता सकते हैं कि छंद का अंतर है। बाकी रस की अनुभूति तो दोनों में कुछ न कुछ होती है। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि कविता ज्ञान का प्राण है, उसकी शुद्ध चैतन्य आत्मा है, वह राग दीप्त अभिव्यक्ति है जो समस्त विज्ञान का आश्रय है, किसका कथन है? कविता ज्ञान का प्राण है, शुद्ध चैतन्य आत्मा है, राग दीप्त अभिव्यक्ति है, समस्त विज्ञान का आश्रय है। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। आजकल कविता को बहुत हल्के में लिया जाता है, लेकिन उस जमाने में ये बात किसने कहा था? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस बात को कहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि प्रत्येक कवि शिक्षक होता है, मैं चाहता हूं कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊं या कुछ नहीं, इसका विचार है। प्रत्येक कवि शिक्षक होता है, मैं चाहता हूं कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊं या कुछ नहीं, किसका विचार है? ऑप्शन दिया गया सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही जवाब है कि ये किसका कथन है कि प्रत्येक कवि शिक्षक होता है, शिक्षक समझा जाऊं या कुछ भी नहीं समझा जाऊं। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, वर्ड्सवर्थ का ये मानना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि गद्य और छंदोबद्ध रचना के बीच न तो कोई तात्विक अंतर है और न ही हो सकता है। गद्य और छंदोबद्ध रचना के बीच न तो कोई तात्विक अंतर है और न ही हो सकता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया लॉन्जाइनस, वर्ड्सवर्थ, कालरिज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है कि वर्ड्सवर्थ का ये मानना था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि अधिकतर यही सत्य है कि द्वितीय विचारों के समान द्वितीय शब्द ही उत्तम होते हैं। अधिकतर यही सत्य है कि द्वितीय विचारों के समान द्वितीय शब्द ही उत्तम होते हैं। किसके विचार हैं? कालरिज, अर्नाल्ड, वर्ड्सवर्थ, रिचर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही जवाब है, इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि अधिकतर यही सत्य है कि द्वितीय विचारों के समान द्वितीय शब्द ही उत्तम होते हैं। अगला प्रश्न है, कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम एवं अंतिम ज्ञान है। कविता को कितना हाई लेवल पर समझने की कोशिश किया है पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने, और उन्होंने कहा कि कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम एवं अंतिम ज्ञान है। किसका कथन है ये? ऑप्शन दिया गया प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, कालरिज। तो इसका जो सही जवाब हो गया, इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारी बातें कही हैं, बिल्कुल उनको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है
कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है। कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, कालरीज। तो इसका जो सही जवाब है कि कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है, ये भी बात वर्ड्सवर्थ ने कहा है। तो लगातार आपने देखा कि 4-5 प्रश्नों पर जो हमने चर्चा किया वो सभी वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड थे। तो आपके दिमाग में तुरंत बैठ गया होगा कौन सा कथन वर्ड्सवर्थ का जो कि इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाएगा, तो आप बिल्कुल वहां पर सही कर देंगे। पहला सवाल है, टॉमस स्टर्न्स इलियट के संदर्भ में सही नहीं है। तो इलियट का नाम हम जैसे लेते हैं तो कई बार शॉर्ट में इसको टीएस इलियट कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि टीएस इलियट का पूरा नाम क्या है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ऑप्शन दिया गया है, इनका समय 1888 से 1965 ईस्वी है। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। इनको द वेस्टलैंड पर नोबेल पुरस्कार मिला था। ये द क्रिटिक के संपादक थे। तो आप लोगों ने क्वेश्चन देखा और इसके साथ ही जवाब देना शुरू कर दिया है कि जो इसमें सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि ये द क्रिटिक के संपादक थे। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब प्रश्न के अनुसार सही हैं। ये द क्रिटिक के नहीं बल्कि द क्राइटेरियन नाम का एक पत्र था, उसके संपादक के तौर पर जाने जाते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि इलियट की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों में शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इलियट की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया गया द सेक्रेड वुड, सेलेक्टेड एसेज, एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब है, आप लोगों ने इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है। और इस तरीके से आप लोगों ने इलियट और रिचर्ड्स नई आलोचना, समीक्षा और विभिन्न वादों को अच्छे से पढ़ा होगा। इस पर पहले भी कुछ वीडियो अपलोडेड हैं इस चैनल पर। तो और फिर सेल्फ स्टडी से के माध्यम से भी आपने अध्ययन लगभग कंप्लीट कर लिया होगा। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है वो टीएस इलियट की रचना नहीं है। बाकी ऊपर की जितनी भी रचनाएं दी गई हैं सब टीएस इलियट की हैं। और हो सकता है कि परीक्षाओं में सुमेलित करने वाले प्रश्न अगर आएगा तो आप वहां पर बिल्कुल सही इसका जवाब दे देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि इलियट की आलोचना का मूल आधार ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट का मतलब है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि इलियट की आलोचना का मूल आधार लेख ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। ऑप्शन दिया गया परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा, रूढ़ि और मौलिकता, सभ्यता और संस्कृति, परंपरा और प्रतिभा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब है वो गया ऑप्शन ए। आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बताया है। ठीक है, परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। तो इसका मतलब यही था प्रश्न का कि क्या मतलब है, आप लोग जानते हैं कि नहीं। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही इसका जवाब बता दिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। पूछा जा रहा है कि ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट का संकलन एलियट ने अपने किस ग्रंथ में संकलित किया है, यानी कि उनके किस ग्रंथ में हुआ है, ये आपको जानकारी इसमें पूछी जा रही है। परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा, जिसको कि ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है, उसका संकलन किस बुक में हुआ। ऑप्शन दिया गया द सेक्रेड वुड, सेलेक्टेड एसेज, एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नीचे वाला जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल गलत है। अब इसी 3 में से आपको बताना है कि किसमें ये संकलित किया गया है। तो आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। द सेक्रेड वुड नामक जो पुस्तक है उसमें इसको संकलित किया गया है। ठीक है, द सेक्रेड वुड में इसको संकलित किया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आप लोग दोबारा जरूर इसको अच्छे से रिवीजन करते समय इस तरीके की छोटी छोटी गलतियां नहीं करना है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। द सेक्रेड वुड में ये संकलित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर बात करते हैं। थोड़ा सा ये बड़ा सवाल है और आप देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से इलियट का कथन नहीं है। इलियट के कथनों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यहाँ पर भी उनके कथनों को 4 ऑप्शन में दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा उनका ऐसा कथन है जो कि नहीं है, सही नहीं है।
ऑप्शन ए दिया गया है, वैयक्तिक प्रज्ञा परंपरा से असंबद्ध निरपेक्ष विच्छिन्न वस्तु नहीं है। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अस्तित्व का नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। जिस तरह वर्तमान से अतीत परिवर्तित होता है उसी तरह अतीत से वर्तमान निर्देशित होता है। कला प्रकृति का अनुकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब हो गया, आप लोगों ने इसका जवाब देना शुरू कर दिया है। इस तरीके से आप लोगों का रिवीजन भी हो रहा है और अगले कुछ नए प्रश्नों से भी सामना हो रहा है। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया कि ऑप्शन डी जो है कला प्रकृति के अनुकरण है, ये इलियट द्वारा नहीं कहा गया है और बाकी जितने भी कथन है वो सब इलियट से संबंधित है। अगर वन लाइनर में ये आ सक जाए कि किसका कथन है तो बिल्कुल आप सही जवाब इसका दे देंगे। चलते हैं अगले सवाल पर बात करते हैं। पुनः ये कथनों से संबंधित है सवाल कि निम्नलिखित में से इलियट का कथन नहीं है। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिए कि जब भी आप परीक्षा में जाइए तो इलियट के कथनों को जरूर अपने दिमाग में बैठा कर जाइए कि क्या उन्होंने कहा है काव्य को लेकर या फिर और जो भी है लेखक के बारे में उनका क्या मानना था। ऑप्शन दिया गया सच्ची आलोचना तथा संवेदनात्मक प्रशंसा का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी, कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा उसमें भोक्ता और सृष्टा का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्ति से पलायन है। ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो गलत ऑप्शन है वो तो आप लोगों ने पकड़ लिया है, बाकी जो सही ऑप्शन है उसको बिल्कुल आप अपने ध्यान में रखिए। ये सब घूम फिर कर वन लाइनर के तौर पर प्रश्नों के रूप में आ जाते हैं, तो इसलिए जरूर इसको ध्यान में रखिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, ये इलियट द्वारा नहीं कहा गया है। बाकी जितने भी इसमें कोटेशन आप देख रहे हैं सब इलियट से रिलेटेड है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था, तो आपके दिमाग में तुरंत छप गया होगा क्योंकि हमने कल ही इस पर चर्चा किया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि इलियट ने किसकी आलोचना पद्धति को नींबू निचोड़ आलोचना कहा है। इलियट ने किसकी आलोचना पद्धति को नींबू निचोड़ आलोचना कहा है। ऑप्शन दिया गया है कॉलरिज, अरस्तु, रिचर्ड्स, इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा है आप लोगों ने जरूर रिवीजन किया होगा, तो इसका सही जवाब आपके दिमाग में आ गया होगा। आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बताना शुरू कर दिया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए रिचर्ड्स की आलोचना को उन्होंने नींबू निचोड़ आलोचना कहा। इसके साथ ही एक आलोचक का उन्होंने और नाम लिया है। ठीक है, तो दो आलोचकों की जैमसन करके एक आलोचक हैं, उनका नाम इन्होंने रिचर्ड्स के साथ जोड़कर बताया कि इन दोनों की जो आलोचना पद्धति है नींबू निचोड़ आलोचना पद्धति के रूप में मानी जा सकती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि इलियट ने आलोचना का अन्यतम प्रयोजन किसे माना है। इलियट ने आलोचना का अन्यतम प्रयोजन किसे माना है। ऑप्शन दिया गया है भाव परिष्कार, रुचि परिष्कार, यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति। जब आप भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो मम्मट ने काव्य प्रयोजन 6 काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है। यहाँ पर इलियट ने आलोचना का अन्यतम प्रयोजन किसे माना है, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, रुचि परिष्कार को उन्होंने अन्यतम प्रयोजन के रूप में देखा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कई बच्चे ए बता रहे हैं लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगले सवाल पर बात करें। पूछा जा रहा है कि इलियट के मूर्त विधान सिद्धांत की तुलना भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय से की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आने वाला प्रश्न है कि इलियट के मूर्त विधान सिद्धांत की तुलना भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत से की गई है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया रस, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति। बीच बीच में जितने भी बच्चे नमस्कार इत्यादि कर रहे हैं सबको मैं दिल से नमस्कार कर रहा हूं, उनका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं, आभार भी व्यक्त कर रहा हूं कि अपने कीमती समय को निकालकर छोटे से नोटिस के बाद भी आप लोग लगातार इस चैनल से जुड़ रहे हैं। इससे बड़ी बात कोई चीज़ नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय काव्यशास्त्र से किस संप्रदाय की तुलना इलियट के मूर्त विधान सिद्धांत की जाती है, तो सही जवाब हो गया इसका रस सिद्धांत से। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, रस सिद्धांत से इन्होंने तुलना किया है। अगले सवाल पर बात करते हैं।
निम्नलिखित में से इलियट का सिद्धांत नहीं है। कौन सा सिद्धांत है जो कि इलियट द्वारा नहीं दिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, मूर्त विधान, मूल्य सिद्धांत। तो कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो कि इलियट द्वारा नहीं दिया गया है? तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है आप लोगों ने देना शुरू कर दिया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, मूल्य सिद्धांत, जो कि आईए रिचर्ड्स द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये सिद्धांत इलियट का नहीं है। बाकी जितने भी ऊपर के तीनों ऑप्शन दिए गए हैं सब इलियट से संबंधित हैं। अगले सवाल पर बात करें, पूछा जा रहा है कि काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, किसका कथन है? काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, ये किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है प्लेटो, अरस्तु, इलियट, रिचर्ड्स। तो ये किसके द्वारा कहा गया कि काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है? कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि साहित्य का उद्देश्य क्या है, साहित्य आप क्यों पढ़ते हैं? कई बच्चे बोलते हैं कि मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन किसका कथन है? आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बता दिया कि इलियट द्वारा कहा गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल पर बात करते हैं कि सर्वप्रथम किसने अंग्रेजी साहित्य में पहली बार व्यवस्थित और व्यापक रूप से सौंदर्य शास्त्र को प्रतिस्थापित किया है, यानी कि प्रतिष्ठित किया है? सबसे पहले किसने अंग्रेजी साहित्य में, ध्यान में रखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य की बात नहीं की जा रही, बल्कि अंग्रेजी साहित्य में सबसे पहले किसने सौंदर्य शास्त्र को प्रतिस्थापित किया? ऑप्शन दिया गया है प्लेटो, अरस्तु, इलियट, रिचर्ड्स। तो अगर आप लोगों ने रिवीजन किया होगा तो इसका बिल्कुल दिमाग में आपके आ गया होगा उत्तर क्या है। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए रिचर्ड्स को माना जाता है कि अंग्रेजी साहित्य में पहली बार इन्होंने सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण को अपनाया और एक तरीके से उसको प्रतिष्ठित भी किया। बहुत सारे बच्चे सी, क्योंकि मुझे मालूम था कि लगातार मैंने इलियट से प्रश्न पूछा है तो आप लोग इलियट को ही बताएंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, यहाँ पर ट्रैक क्या हो गया, चेंज हो गया, और इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? डी हो गया कि रिचर्ड्स ने सबसे पहले अंग्रेजी साहित्य में सौंदर्य शास्त्र को स्थापित किया है। मैं कई बार इसलिए क्वेश्चंस को रिपीट करता हूं कि स्टोरी के रूप में आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो लंबे समय तक रहेगा, आपको याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं अगले सवाल पर बात करते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई फैक्ट्स को अपने में समाये हुए है। पूछा जा रहा है कि रिचर्ड्स के संदर्भ में सही नहीं है। आइए रिचर्ड्स के संदर्भ में सही नहीं है, इस चीज़ को हमें बताना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। तो हमें बताना है कि कौन सी ऐसी बात है जो कि रिचर्ड से संबंधित नहीं है। अब सही आपको आ रहा होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनका समय 1893 से 1979 माना जाता है। इनका जन्म इटली में हुआ था। इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। रामचंद्र शुक्ल रिचर्ड्स के सिद्धांतों के समर्थक और प्रशंसक रहे हैं। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो विकल्पों को बड़ा ध्यान से देखना है, और जैसे विकल्पों को ध्यान से देखेंगे तुरंत आपके दिमाग में वो सही उत्तर आ जाएगा, क्योंकि छोटा सा दिमाग है लेकिन सारी चीज़ें आप भरे हुए हैं, बस इसको इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से निकाल देना है। तो कई बच्चे बिल्कुल सही जवाब इसका दे रहे हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि रिचर्ड्स के संदर्भ में लिखा गया कि इनका जन्म इटली में हुआ था, जो कि गलत है। ठीक है, बाकी इनका समय 1893 से 1979 ईस्वी माना जाता है, तो ये क्या है, सही है। इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म महत्वपूर्ण है, ये भी बिल्कुल सही है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन डी है कि रामचंद्र शुक्ल रिचर्ड्स के सिद्धांतों के समर्थक और प्रशंसक रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण रोल रखते हैं, वो खुद आईए रिचर्ड से काफ़ी प्रभावित रहे हैं और उनके सिद्धांतों के समर्थक और प्रशंसक रहे हैं। एक होता है समर्थक और दूसरा होता है प्रशंसक, दोनों रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी बात सही है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब यहाँ पर है आईए रिचर्ड्स। कई बच्चे लिख रहे हैं कि अमेरिका के थे, बिल्कुल गलत है। आप यहाँ पर ध्यान में रखिए इंग्लैंड के थे। ठीक है, आईए रिचर्ड्स का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के इससे पहले भी एक दो आलोचकों के बारे में हमने बातचीत किया था, तो उस चीज़ को बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, अमेरिका के एकमात्र ही आपको विचारक पढ़ना है जिनका नाम है टीएस इलियट। उनका संबंध अमेरिका से रहा है, बाकी कुछ यूनान से हैं, कुछ और एकमात्र हैं जो क्रोचे इटली से हैं, उनको नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन कई बार घूम फिर कर सवाल उनसे आ जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं।
उम्मीद है कि रिचर्ड्स से संबंधित ये पूरे प्रश्न में आप जान गए होंगे क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रिचर्ड्स की पुस्तक नहीं है, निम्नलिखित में से रिचर्ड्स की पुस्तक नहीं है, ये हमें बताना है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्री, सेलेक्टेड एसेज। तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि कौन सी ऐसी बुक है जो कि आई ए रिचर्ड्स द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल इसको पकड़ लिया कि कौन सी ऐसी बुक है, क्योंकि अब आप लोग प्रैक्टिस सेट से खेलना शुरू कर दिए हैं और किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर सवाल पूछा जाएगा, तुरंत आपका जो दिमाग है उसको सर्च करके बता देगा। वही काम किया यहाँ पर। सही जवाब हो गया डी ऑप्शन, सेलेक्टेड एसेज, जो कि आपने बताया कि टी.एस. इलियट द्वारा लिखा गया। बाकी जितने भी यहाँ पर ग्रंथ हैं वो सब आई ए रिचर्ड से जुड़े हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये जो प्रश्न है एक दो बार यूपी जीडीसी जीआईसी के एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण है ये कि निम्नलिखित में से किसने आलोचना को मनोविज्ञान की एक शाखा माना है। काफी बहुत बड़ी बात यहाँ पर है कि आलोचना को मनोविज्ञान की एक शाखा माना हुआ है, साइकोलॉजी की एक शाखा किसने माना है। ऑप्शन दिया गया कॉलरिज, इलियट, रिचर्ड्स, स्पिनगार्न। तो किसने माना है, आप लोगों ने बुक्स पढ़ा होगा तो जरूर आपके दिमाग में ये चीज आ गई होगी कि कौन ऐसा विचारक है जो कि बिल्कुल सही, कामना कुमारी ने इसका सही जवाब सबसे पहले दिया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक तरीके का प्रश्न है, कई बार इसको लेकर लोग फंस जाते हैं। और मुझे पूरा याद है कि जिस एग्जाम में मैं बैठा था ये प्रश्न आया हुआ था यूपी जीडीसी में एक बार, तो तब से मुझे ये याद हो गया। क्योंकि परीक्षाओं में अगर कई ऐसे प्रश्न आते हैं कि आपको लंबे समय तक याद रहते हैं कि फला परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ था, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको तमाम ऑब्जेक्टिव किताबों को रटने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए एग्जाम में बार बार बैठने की जरूरत होती है कि आप जितना एक्सपीरियंस आपके पास रहेगा उतना ही अच्छे से क्वेश्चंस को तैयार करें। हालांकि ज़्यादातर लोग परीक्षाओं में बैठना पसंद नहीं करते हैं, जल्दी से नौकरी लग जाए तो परीक्षाओं से मुक्ति मिल जाए, उसी कोशिश में हम भी लगे। यहाँ पर देखते हैं, आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन बनाया कि आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा माना था। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने बता दिया, आई ए रिचर्ड्स ने माना है। कई बच्चे इसमें फंस गए थे, ऑप्शन डी के बारे में वो सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर सी इसका सही जवाब है। इस स्टोरी को अगर आप लोगों ने सुन लिया होगा तो आप से मरते दम तक कोई पूछेगा कि आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा किसने कहा था, तो आप बोलेंगे कि आई ए रिचर्ड्स ने कहा था। आप कभी आप नहीं भूल पाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने माना है कि जीवनानुभूति और काव्यानुभूति दोनों पर्याय हैं, मतलब दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों क्या है, एक दूसरे के पर्याय हैं, जीवनानुभूति और काव्यानुभूति। ऑप्शन दिया गया कॉलरिज, इलियट, रिचर्ड्स, स्पिनगार्न। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि आई ए रिचर्ड्स का मानना था कि लेखक और उसके जीवन को अलग नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं लेखक का जीवन एक दूसरे को प्रभावित करता है, लेखक और जीवन। जैसे कई बार कहा जाता है कि राम की शक्ति पूजा जो लिखा है उसमें निराला का ही दुख दिखाई देता है, चाहे सरोज स्मृति है। इसी तरीके से शेखर एक जीवनी उपन्यास पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि यह अज्ञे की एक तरीके से जीवनी है, हालांकि वो इसको नहीं मानते। तो आई ए रिचर्ड्स ने कहा कि जीवनानुभूति और काव्यानुभूति दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, अलग नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि यह प्रश्न ऐसे घुमाकर भी पूछा जाए। विवेक कुमार गोट कह रहे हैं कि 2 या 3 प्रश्न से सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो चिंतित होने की बात नहीं है। एक दिन आपका समय जरूर आएगा कि आप उन चयनितों में शामिल रहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से रिचर्ड्स का सिद्धांत नहीं है, आइए रिचर्ड्स द्वारा दिया गया कौन सा सिद्धांत नहीं है। मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। शेखर एक जीवनी जब 1954 बताएंगे विवेक कुमार जी, तो फिर 1-2 नंबर से तो रुक ही जाएगा। प्लीज आप एकदम शेखर एक जीवनी के प्रकाशन वर्ष को ध्यान में रखिए। यहाँ पर 1954 नहीं है बल्कि 1941 के आसपास की रचना है, 1941 है। इस तरीके से गलती करेंगे तो फिर दिक्कत होने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 17 जो है यहाँ पर कि सिद्धांत कौन सा नहीं है, आप लोगों ने बिल्कुल इसका आराम से ऑप्शंस को देखा और बता दिया कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अनुकरण का सिद्धांत आई ए रिचर्ड्स का नहीं है। बाकी जितने भी ऊपर दिए गए हैं सारे सिद्धांत किसके हैं, वो आई ए रिचर्ड्स द्वारा दिए गए हैं। अनुकरण का सिद्धांत आप जानते हैं कि प्लेटो और अरस्तु दोनों के नामों से जुड़ा हुआ है। तो प्लेटो को पहले माना जाता है, बाद में उस पर रिवाइज तरीके से अध्ययन किया था अरस्तु ने।
तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अपने ध्यान में